पी स्क्वायर, 2q² इक्वल टू पी स्क्वायर। तो q² इक्वल टू हो जाएगा p²/2। इसका मतलब ये हुआ कि p² 2 से विभाजित है, अर्थात 2 p को विभाजित करता है। अतः p² 2 से विभाज्य है। p² 2 से विभाज्य है तो इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। p भी 2 से विभाज्य होगा। अब क्या है, जब ये p² 2 से विभाज्य तो p भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए अब मान लेंगे, माना p = 2k, इसका भी वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो p² इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4, 4k²। यहाँ पर करो ना करो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। p = 2k है तो हम p के स्थान पर 2k रख देंगे, और कहाँ पर रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। p = 2k समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में p = 2k रखेंगे तो 2q² इक्वल टू हो जाएगा 2k का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रखा है p के स्थान पर 2k। और ये कहाँ से किया है, समीकरण 1 से किया है, समीकरण 1 से। तो होगा क्या, 2q² इक्वल टू 2 2 जा 4, 4k²। तो बनेगा 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, यानी q² इक्वल टू आ जाएगा 2k²। ये 2 गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, नहीं k² इक्वल टू हो जाएगा q²/2। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, k भी एक धनात्मक पूर्णांक है और इधर p भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो p भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है। अर्थात इन दोनों में p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ, 2 हुआ, क्योंकि दोनों p और q जो है 2 से विभाज्य हैं। और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, क्योंकि इसमें सहभाज्य p और q सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं, और ये यहाँ भी p और q सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं। इधर 1 है और इधर 2 है, इधर ये 1 से डिवाइड हो सकते हैं और इधर 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने परिमेय संख्या मानी थी तो 1 से हो रहा था, बट यहाँ ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, चूँकि p व q का या ऐसे कहें कि p व q 2 से विभाज्य हैं, जबकि उपर्युक्त वर्णित संख्या में या भिन्न में, संख्या का उपयोगन क्यों को भिन्न कह दो, उपर्युक्त वर्णित भिन्न p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। या ऐसे कहें कि p व q 1 से विभाज्य हैं, कि p व q 1 से विभाज्य हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब जब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि p और q का 1 हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, और इसमें p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 रहा, या 2 से ही विभाज्य है,
तो इससे स्पष्ट होता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिणामतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिणामतः √2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमें प्रूव करना था। अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। देखते हैं छात्रों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त खींचिए। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर एक स्पर्शी खींचिए और स्पर्शी की लंबाई भी नापिए। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। बताया गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसी पर सकेंद्रीय वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। मतलब इसी को केंद्र मानकर इसी प्रकार की नोक रखेंगे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच देंगे। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। इसी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और इसी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। मान लो बिंदु P जो है वो बड़े वृत्त की परिधि पर स्थित है। ये त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो कि है 6 सेंटीमीटर। अब हमें खींचनी है स्पर्शी। तो स्पर्शी खींचने के लिए क्या करते हैं, ये जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है OP, इसको समद्विभाजित करेंगे। पहले समद्विभाजित करने के लिए आधे से अधिक दूरी भरेंगे, चाहे O से भरें चाहे P से भरें। तो P से भरते हैं तो इधर चाप लगेगा, फिर नीचे को चाप लगेगा। कहने का मतलब एक ये चाप लगा और यही चाप आकर के नीचे को लग गया। फिर O पर रखेंगे प्रकार के नोक, इधर कट करते हुए लगाएंगे। इसको कट किया, इसी को नीचे को कट कर दिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे जो समद्विभाजक वाली लाइन होगी। ये लाइन होगी आपकी समद्विभाजक वाली। ये समद्विभाजक वाली लाइन हो गई। यहाँ पर बिंदु मान लेंगे यम। यम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये समद्विभाजक वाली लाइन है तो ये बिल्कुल मध्य में कट करती है। मध्य में कट करने के कारण मिड पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में मध्य बिंदु को, इसलिए हम मानते हैं। तो इसे हम मान लिया। अब हम पर रखेंगे प्रकार के नोक, एक वृत्त और खींचेंगे जो P और O से होके जाएगा। एक ये तीसरा वृत्त खींचा जो और P से गया है। बस इसी वृत्त से हमें इस छोटे वाले वृत्त पर स्पर्शियाँ खींच देनी है। तो स्पर्शियाँ कैसे खींचेंगे, देखो P से इसको मिलाते हुए स्पर्शी खींच देंगे इस प्रकार ये, और एक ये इधर स्पर्शी खींच देंगे छोटे वाले वृत्त पर। ये इस प्रकार ये स्पर्शियाँ होंगी। जब आप इसे प्रकार से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा और सही बनेगा। तो इस प्रकार ये स्पर्शियाँ होंगी। तो हमने देखा इन स्पर्शियों की लंबाई हमें माप के लिखनी है। लंबाई कितनी होगी इसका वेरिफिकेशन हम सत्यापन के जरिए किए दे रहे हैं। बाकी आप नाप के देख लेंगे कितनी लंबाई होगी। तो सत्यापन करेंगे तो O को इससे मिला देंगे, इसको कोई नाम दे देंगे PO, इसको नाम दे दिया Q, यहाँ पर नाम Q दे दिया। इसको भी मिला देंगे, इसको नाम दे देंगे R। तो हम किसी भी त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। मान लीजिए लगा दिया त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्पर्श बिंदु है, ये त्रिज्या है, इस पर लंब होती है। तो यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, कोण। और 90 के सामने वाली जो भुजा रहती है वो रहती है कर्ण। तो कर्ण हो गई 10 सेंटीमीटर और लंब हो गई 6 सेंटीमीटर। और ये जो स्पर्शी है, जो स्पर्श रेखा है जो हमें ज्ञात करनी है, वो आपकी आधार हो गई। तो इसलिए त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। क्वेश्चन नंबर आपका है चौथे का खा। त्रिभुज OPQ में
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना हो गया? 6, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार तो तुम्हारी स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई निकालनी है, तो आधार कितना है? PQ। तो PQ का स्क्वायर इसी की लंबाई में निकालनी है। तो हाँ, 10 10 जा 100 और 6 6 जा 36 प्लस PQ का स्क्वायर। तो 100 और ये प्लस 36 है, इधर आ जाएगा -36 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो 100 में से 36 गया 64 बचेगा और ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, यानी 8 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। तो ये तो हो गया सत्यापन, औचित्य जिसको हम बोलते हैं। बाद बाकी रचना के चरण लिखना तो लिख लेना। क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो रचना के चरण लिखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये बना देंगे, चित्र बना देंगे, उसके बाद सत्यापन ही डायरेक्ट लिख देंगे, चलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का गा। इसमें बोला गया है कि बिंदुओं 1,3 तथा B-4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदुओं A 1,3 B-4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को। तो पहले बिंदु A और दूसरा बिंदु है B, ये बिंदु A और दूसरा बिंदु है B। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड हो गया वो हो गया AB। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB हो गया। A के निर्देशांक हैं 1,3 और B के निर्देशांक हैं -4,6। इस प्रकार बता रहा है मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है कोई बिंदु। तो मान लीजिए बिंदु जो है वो C है, जो इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2 जो है वो आपका M1 है और जो 1 है वो आपका M2 है। तो मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अंतः विभाजित करता है यानी अंदर से विभाजित करता है। इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक भी मालूम नहीं है, तो इस बिंदु के निर्देशांक तब तक के लिए हमने x, y मान लिए। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का हम फार्मूला लगाएंगे। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजक बिंदु है कौन सा जो इसे अंतः विभाजित कर रहा है? वो C है, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए हैं x, y। और वैसे फार्मूले में क्या होंगे इसके निर्देशांक C के? फार्मूले में निर्देशांक हो जाएंगे M1x2 प्लस M2x1 प्लस M2x1 और अपान में M1 प्लस M2। इस प्रकार M1y2 प्लस M2y1 अपान में M1 प्लस M2। इस प्रकार ये फार्मूला हो गया। तो C के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो इस प्रकार आएंगे, देखते हैं। M1 है 2, x2 M1 M2 कितना है? 2 और 1 है। M1 2 है। x2 कितना है? x1 y1 x2 y2। x2 है -4, तो यहाँ पर लिख दिया -4। पहले तो M1 लिखा, M1 कितना है? 2, तो 2 को लिख दिया। या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो M1 है 2, लिखते हैं M1 है 2 और x2 कितना है? x2 है -4 प्लस M2 देखा तो कितना है? 1। M2 देखा तो 1 है और x1 को देखा तो कितना है? 1 है। M2 भी 1 है और x1 भी 1 है। नीचे M1 प्लस M2 कहें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार M1 तो वही रहा, 2 रहा। M1 2 है, मल्टीप्लाई बाई y2 कितना है? y2 है आपका 6, y2 है 6 प्लस M2 है 1 और y1 है 3। तो इस प्रकार M1 प्लस M2 कहें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, सर्कुलर ब्रैकेट बंद। तो कितना बनेगा जा करके? C के जो निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे 2 4 जा 8, माइनस का 8 है और प्लस का 1 है। -8 में से प्लस का 1 गया तो -7/3। तो ये तो आ गया -7/3 कामा। अगला 2 छंग 12 और 12 3 15 और 3 15 यानी 5। तो -7/3 कामा 5 इसके निर्देशांक आ जाएंगे। ये आंसर हो केंद्रीय वृत्तों।
तो चित्र कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल है। ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। ये 3.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। बताया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये छायांकित भाग है। ये वाला भाग छायांकित है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एक त्रिज्यखंड है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। त्रिज्याएं दोनों की मालूम है और कॉमन एंगल इसमें 30 डिग्री रहेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्वेश्चन नंबर है आपका चौथे का घा और का घा पार्ट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा समान है दोनों में, तो सूत्र लगाते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू बड़ी त्रिज्या ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को। थीटा तो समान ही है, तो थीटा पान 360 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो थीटा बाई 360 दोनों में है कॉमन, साथ में पाई भी कॉमन है, तो भीतर क्या बच गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। तो थीटा आपका दिया है 30 डिग्री, तो 30/360 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, 22/7। कैपिटल आर देखा तो है 7, तो 7 का स्क्वायर, और स्मॉल आर देखा तो है 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कुल मिला के 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, और 6 7 जा 42, 6 7 42, 7 7 49, और 35 का गुणा 35 बार करेंगे तो 1225 आएगा, और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 1225, 49 में से इसको घटा देंगे, 49 में से 12.25 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 8 में से 2 गया 6, और यहाँ 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 36.11/42 मल्टीप्लाई बाई 36.75 आ जाएगा। 3 से 7 5 12 और 6 18 3 21 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से देखें तो 7 पद 35, 1 बच गया 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया तो 35 हो गया, 7 पद 35, 7 से भी कटेगा, 7 छंग 42 और 7 पद 35, 7 पद 35, 7 पद 35, 1 बच गया 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया 35, 7 पद 35, 5 2 7 5 12। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 इक्कन 3, 3 इक्कन 3, 2 बच गया 22 हो गया, 3 7 21 3 15, 7 5 12 और 1 13। अब नहीं कटेगा, तो अब 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 2 से। 11 5 55 के 5 हाथ से लगे, 5 क्या 7 77, 5 82, 77 3 80, तो 82, 82 के 2 हाथ से लगे, 8 11 1 11 और 8 19, 11 और 8 19, बटे में है 2, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगा दिया, और दशमलव लगा के इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 9 जा 18, दूने में 18, दूने में 18, 1 बच गया दुछंग 12, दूने में 18, 1 बच गया तो दुछंग 12, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 9.625, 9.625 स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर, ये आंसर। देखते हैं छात्रों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सारणी में एक गांव में 100 खेतों की उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है, कुंटल प्रति हेक्टेयर का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है, 5वें का पार्ट। इसमें बताया गया उपज प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर क्विंटल में।
उपज प्रति हेक्टेयर क्विंटल में। उसके बाद खेतों की संख्या है, लेकिन ये जो उपज प्रति हेक्टेयर क्विंटल में दी है ये असतत आंकड़ों से युक्त है। जैसे 40 से 44, फिर है 45 से 49, फिर है 50 से 54, उसके बाद है 55 से 59, उसके बाद है 60 से 64, उसके बाद है 65 से 69। तो ये असतत आंकड़े हैं असतत आंकड़े हैं। इनको सतत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, निम्न सीमा में से 0.5 को घटाना पड़ता है, उच्च सीमा में से 0.5 को जोड़ना पड़ता है। निम्न सीमा में 0.5 को घटाएंगे, उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ेंगे, जिससे कि ये आंकड़े जो हैं सतत हो जाएंगे। तो सतत आंकड़ों में चेंज करेंगे इस वर्ग अंतराल को। वर्ग अंतराल इंग्लिश में बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल। सतत आंकड़ों में चेंज करने के लिए 0.5 40 में से घटाएंगे तो आएगा 39.5 टू 44.5 इसमें जोड़ा है। अब अगला 44.5 इसमें घटाया 0.5 इसमें जोड़ेंगे 49.5, फिर 49.5 से 54.5, फिर आ जाएगा 54.5 से 59.5, फिर आ जाएगा 59.5 से 64.5, फिर आ जाएगा 64.5 से 69.5, इस प्रकार। अब इसकी बारंबारता लिखते हैं। खेतों की संख्या जो है वो बारंबारता को बताएगा। खेतों की संख्या फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 6 16 12, 4 6 16 12, 4 6 16 12 नहीं 20 है, 20 30 और 24, 30 और 24 ये है 30 और 24। ठीक है, अब इसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान जब भी वर्ग अंतराल दिया होता है तो मध्यमान निकालना जरूरी हो जाता है। मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 39.5 और 44.5 को जोड़ करके इसका हाफ कर देंगे। तो 39.5 में जोड़ दिया 44.5 को, 5 5 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 10 4 14 4 यहाँ से लगा 1, 4 और 4 8, 84 बना। और 84 का हाफ करेंगे तो प्राप्त होगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 42, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 42 बन गया। तो मध्यमान में पहले में तो आ गया 42, दूसरा और निकाल लेंगे, बाद बाकी उतना अंतर लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 44.5 में जोड़ देंगे 49.5 को, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 5 9 5 14 को 4 कैरी 1 और यहाँ 5 5 4 4 9 यानी 94 बनेगा। 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 यानी 47 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 42 में 5 जोड़ा तो 47 हुआ, यानी 42 में 5 जोड़ा तो 47 हुआ। अब 47 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और 57 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 57 में 5 जोड़ा 57 और 3 60, 2 62 हो जाएगा। 62 में 5 जोड़ा तो 67 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। मध्यमान को हम x कह दिया करते हैं। अब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या होगा, f और x का गुणा करेंगे, f x का। तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 6 7 42, 2 यहाँ से लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, 6 42, 2 यहाँ से लगे 4 और 6 चौक 24 4 28, इस प्रकार। फिर 16 दूनी 32 के 2 यहाँ से लगे 3, 16 पंचे 80 और 3 83, 16 दूनी 32 2 3, 16 पंचे 80 और 3 83। फिर दूसरा 14 4 यहाँ से लगा 1, दूसरा 14 के 4 यहाँ से लगा 1 और पंचे 10 और 1 11, पीछे से एक 0। उसके बाद है 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 और 3 18 और पीछे से एक 0। इसी प्रकार 24 का 67 में कर देंगे तो 67 का जो 24 में करेंगे तो 4 से 28 का 8 हासिल 2 2 4 छंग 24 और 2 होता है 26 मल्टीप्लाई 214 4 हासिल लगा 1 2 छंग 12 और 1 13 तो 8 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 3 और 3 हो जाएगा 6 यानी 1608। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा माध्य उपज एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया है 5890 और समेशन ऑफ एफ इसमें पहले दे दिया है 100 गेहूं के खेत हैं, तो इसका मतलब ये टोटल 100 होता होगा। समेशन ऑफ एफ 100 है तो फिर अपान में रख दिया 100, तो फिर 0 से 0 कैंसिल किया, आंसर आ गया 58.9। ये आंसर आ गया, यही माध्य उपज हो गई। ना समझ में आया तो पूछ सकते हो, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो समझे इस क्वेश्चन को। समीकरण था 7x - 2y / xy = 5। तो 7x के अपान में xy कर लिया, -2y / xy कर लिया = 5 है। x से x कैंसिल हो गया तो 7/y बचा है, y से y कैंसिल हो गया तो 2/x बचा = 5। यहाँ पर 1/x = a मान लिया, 1/y = b मान लिया है। तो जहाँ पर 1/x है वहाँ पर a रख देंगे तो हो जाएगा 7। वो यहाँ पर 1/x होगा तो यहाँ पर a रखेंगे तो 2a हो जाएगा, यहाँ पर 1/y है तो b रखेंगे 7b हो जाएगा। तो 7b - 2a = 5 हो गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी करेंगे। 8x के अपान में xy अलग कर लिया, 7y के अपान में xy अलग कर लिया, प्लस 7y / xy अलग कर लिया = 15 है। x कैंसिल किया तो 8/y आया, y से y कैंसिल किया तो 7/x आया = 15। इसमें भी वही काम हुआ है कि 1/x = a माना है, तो जहाँ 1/x है वहाँ पर a रखा जाएगा तो हो जाएगा 7 है इस प्रकार, और जहाँ पर 8/y है वहाँ पर b हो जाएगा तो 8b हो जाएगा, यानी 8b + का 7a = 15। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 की गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 की गुणा करेंगे और जोड़ने पर लिख देंगे। जोड़ने पर लिखेंगे तो 14a से 14a कैंसिल होगा, 49b और 16b जो कि 65b हो जाएगा। 35 में 30 जोड़ा तो 65 हो गया, 65 बन जा 65, b = 1 आ गया। b = 1 को रख देंगे समीकरण 1 में, b = 1 रख दिया समीकरण 1 में, तो 7 बन जा 7 हो जाएगा, -2a = 5 होगा। प्लस का 7 उधर माइनस में जाएगा और माइनस में जा करके -7 में से प्लस का 5 गया, प्लस का 2 बच गया, 2 बन जा 2, a = 1 आ गया। a = 1 आया है, बट a की वैल्यू बनाई है, x की नहीं आई है, क्योंकि a = हमने 1/x माना था, तो 1/x = 1/1, 1 से 1 कैंसिल, x = 1 आया। तो b = 1 है, b = हमने 1/y माना था, तो 1 से 1 कैंसिल, y = 1 आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन करने के लिए जहाँ पर a है वहाँ पर 1 रखेंगे, वो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर 1 रखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 1 और 1 रख करके राइट हैंड साइड आ जाती है तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होता है। तो x के स्थान पर रखा, y के स्थान पर रखा, x और y के स्थान पर रखा है, तो 1 बन जा 1 नहीं है तो 1 ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 7 + 2 गया 5 आ गया। इसी प्रकार 8x में 1 रखा है, 7y के स्थान पर रखा है, तो 8 7 15 हो जाएगा और नीचे तो 1 ही रहेगा, 15 15 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसलिए ये क्वेश्चन त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 3 सेंटीमीटर, कोण ABC है 45 डिग्री हो, तो एक समरूप त्रिभुज A'BC' की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/4 हों। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो ये गा नंबर है 5 का गा पार्ट। इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे, 6 सेंटीमीटर BC खींचा, पटरी में दूरी भर के 6 सेंटीमीटर BC दूरी खींच लेंगे। उसके बाद बताया कि AB 3 सेंटीमीटर है और एंगल ABC 45 डिग्री है। तो एंगल ABC यानी B कोण 45 डिग्री बनाएंगे। तो 45 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बनाने के लिए B पर रखेंगे प्रकार की नोक रख करके एक चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक, एक दूसरा चाप लगाएंगे जो कि 30 डिग्री का एंगल होगा, वो 60 डिग्री का एंगल होगा ये। और 60 डिग्री पर वाले पर रखेंगे तो 62 या 120 डिग्री प्राप्त होगा। 120 और इन दोनों का अर्धक करेंगे, अर्धक करने पर ये 90 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। बट हमें 90 थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए 45। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दूरी मेजर कर लेंगे प्रकार में, इस दूरी को प्रकार में भर लेंगे। भरने के बाद यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक, एक ये कट लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक, इसको काटते हुए कट लगा देंगे। तो इस प्रकार ये बीच में इसको कट करते हुए जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 45 डिग्री। ये एंगल आपका 45 डिग्री का है, तो यहाँ पर तो एंगल बन गया 45 डिग्री। दूसरी बात
इसमें कहा गया है कि ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। अब बी पर रखेंगे प्रकार की नोक और 3 सेंटीमीटर दूरी पट्टी से भर लेंगे। पट्टी से 3 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक कट लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पर ये कट जहाँ पर कट करेगा उसे ए बिंदु मान लेंगे और ए को सी से मिला देंगे। तो इस प्रकार एक त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। अब ए बी सी के समरूप ही एक त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश की रचना करनी है और वो भी इसकी भुजाएं होनी चाहिए 3.4 गुनी। तो 3.4 गुनी होनी चाहिए जिसकी भुजाएं। तो सबसे पहले इन दोनों में सबसे बड़ा अंक जो होता है उसको देखते हैं। इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है? 4। तो 4 बड़ा अंक है तो बी से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे और उसे 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे। तो न्यून कोण क्या होता है? जो समकोण से कम होता है। तो न्यून कोण बनाती हुई किरण खींची इस प्रकार, इसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया। प्रकार की सहायता से प्रकार में कुछ दूरी भर लेंगे। दूरी भरने के बाद पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, इस प्रकार 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग को V1 नाम दे देंगे, दूसरे भाग को नाम दे देंगे V2, फिर तीसरे भाग का नाम दे देंगे V3, चौथे भाग का नाम दे देंगे V4। 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। उसके बाद देखते हैं हर को। हर कितना है? 4। इसके अनुसार मिला दिया करते हैं। तो हम क्या करेंगे? C को V4 से मिला देंगे। फिर देखते हैं अंश को। अंश में क्या है? 3 है। तो 3 पर क्या करेंगे? हम समांतर रेखा खींचेंगे। और किसके समांतर खींचेंगे? B4 C के समांतर खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करते हैं? जो B4 है ना, इस पर रखेंगे प्रकार की नोक। प्रकार की नोक रख करके अपनी इच्छा अनुसार एक दूरी भरेंगे और दूरी प्रकार में भर करके एक चाप खींच देंगे। जो चाप आप B4 पर रख करके खींचेंगे वही चाप आप B3 पर रख करके खींचेंगे। फिर क्या करेंगे? इस दूरी को मेजर कर लेंगे प्रकार में, इस दूरी को प्रकार में भर लेंगे। इस दूरी को प्रकार में भरने के बाद हमें ये तय करना पड़ता है कि B4 C के समांतर रेखा जानी चाहिए। तो हमें चाप कुछ यहाँ से लगाना चाहिए। तो इस प्रकार चाप लगाएंगे और चाप लगा करके हम सीधी लाइन इस प्रकार खींच देंगे। इस बिंदु से होकर और B3 से होकर, इस बिंदु से होकर और B3 से होकर एक सीधी लाइन खींचेंगे जो इसके समांतर होगी इस प्रकार। जब आप इसे प्रकार से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी और सही जाएगी। क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए टेढ़ी हो रही है। तो यहाँ पर जो बिंदु मान लेंगे, चूँकि B हमको बनाना है, जो त्रिभुज बनाना है A B डैश C डैश बनाना है, तो यहाँ पर C डैश मान लेंगे। यहाँ पर बिंदु मान लेंगे C डैश। अब क्या करेंगे? अब हमें AC के समांतर रेखा खींचनी होगी C डैश पर। तो वही काम फिर से करेंगे। C पर रखेंगे प्रकार की नोक, एक इच्छा अनुसार दूरी भरेंगे और एक चाप खींच देंगे। जो चाप C पर रख के खींचेंगे वही चाप C डैश पर रख के खींच देंगे। तो इसे वही काम C और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लेंगे और दूरी भरने के बाद इन दोनों अंतःबिंदुओं में से किसी एक अंतःबिंदु पर रख करके एक चाप कट कर देंगे। जिस प्रकार इसमें ये दूरी भरी थी और दूरी भरने के बाद हमें ये निर्धारित करना पड़ा था कि इसके समांतर रेखा जानी चाहिए। तो इसके समांतर रेखा जानी चाहिए तो हमें यहाँ पर एक चाप ये दूरी भर के कट कर देंगे। कट करने के बाद इससे और इस बिंदु से इससे होकर के सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार। ये सीधी लाइन खींच दी। तो इस प्रकार ये त्रिभुज यहाँ पर जो बिंदु ले लेंगे वो ले लेंगे हम कौन सा? A डैश ले लेंगे। तो इस प्रकार B C डैश A या हम कहें A डैश B C डैश, A डैश B C डैश जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है वो एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी संगत भुजाएं जो हैं 3.4 हैं। इससे भी स्पष्ट है कि अगर अंश छोटा होता है तो छोटा समरूप त्रिभुज प्राप्त होगा। तो ये देखो A B C डैश एक छोटा समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ है जो कि A B C से छोटा है और इसकी संगत भुजाएं 3.4 हैं। रचना के संक्षेप में लिखने हैं तो रचना में वही लिख देंगे क्या कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा। BC के बिंदु B को केंद्र मानकर 45 डिग्री का एंगल बनाया, कोण बनाया। पुनः बिंदु B को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया जिसने बिंदु A पर प्रतिच्छेद किया। A C को मिलाया, परिणामतः एक त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। फिर क्या अगले पॉइंट में लिखेंगे कि B से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींची तथा इसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया। B4 C के समांतर रेखा B3 C खींची। B4 C के समांतर रेखा B3 C खींची। पुनः C व C डैश को केंद्र मानकर 2 चाप खींचे तथा AC के समांतर रेखा A डैश C डैश खींची। परिणामतः एक समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज A B C की संगत भुजाओं की 3/4 हैं। ये रचना के चरण हम इसमें लिख देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 में का घ।
5वें का घा, इसमें बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। तो 7 सेंटीमीटर भुजा ठोस लकड़ी के घन को, यानी घन की जो प्रत्येक भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, उससे महत्तम गोला बनाया जाना है, यानी उसको छील करके महत्तम गोला बनाया जाना है। तो उस गोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? उस गोले का अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर भुजा का घन है। तो चूंकि गोले का अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर, गोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। गोले का अधिकतम व्यास 2r = 7 सेंटीमीटर। तो r = कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा घन की है। चूंकि घन की भुजा बराबर, हम गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई को मान रख देंगे 22/7 और स्मॉल r कितना है? r है 7/2। तो क्यूब है तो इसलिए इसको लिख देंगे 3 टाइम्स, मतलब 3 बार। अब होगा क्या कि 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, और 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, ये कैंसिल। 7 7 49 और 11 का गुणा कर लेंगे तो 11 9 99 के 9 हाथ से लगे 9, 11 चौक 44 और 9, 44 और 6 50 और 3 53, यानी 539। तो ये तो बन गया 539 बटे में 3 है। अब इसे कैंसिल कर लेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, 2 बच गया 23 हो गया, 3 7 21, 3 7 21, 2 बच गया 29 हो गया, 3 9 27, 3 9 27 फिर से 2 बच गया 18 हो गया, 3 6 18, फिर 3 6 18, यानी लगभग में 7। तो बनेगा जाकर 179.67 घन सेंटीमीटर। ये तो गोले का आयतन आ गया। अब घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब की बात करें तो भुजा तो प्रत्येक 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का क्यूब 7 7 49 7 343। बट हमें तो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर, छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर, छिली हुई लकड़ी का आयतन, घन को जब छीला जाएगा तो छिली हुई लकड़ी का आयतन क्या होगा? घन के आयतन में से हम क्या करेंगे? उस महत्तम गोले के आयतन को घटा देंगे। तो घन का आयतन कितना आया है? घन का आयतन आया है 343, नीचे लिखे दे रहे हैं यहाँ पर 343 में से हटा देंगे, मीन्स घटा देंगे 179.67, 179.67 आ जाएगा 163.33 क्यूब सेंटीमीटर, 163.33 क्यूब सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। 6 का पार्ट, इसमें बोला गया कि समीकरण 2x/x-4 + 2x - 5x-3 = 25.3, x ≠ 3, 4 को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। मूलों की प्रकृति बताइए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। तो 6 का नंबर देखते हैं। तो समीकरण दिया है 2x/x-4 + 2x - 5/x-3 = 25.3 को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। पहले इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए इसमें एलसीएम कितना मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा x - 4 और x - 3, गुणा करते हैं। 2x का x मल्टीप्लाई किया तो 2x², 2x का 3 में किया तो 3 2 = 6x। इसको 2x का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x², 2x², और इसी प्रकार माइनस का x 5x में करेंगे, 5 का x में करेंगे तो माइनस का 5x, ये हो गया। तो हुआ -4 2 = 8x, इधर -4 2 = 8x, माइनस +4 5 = 20, 4 5 20। तो इस प्रकार ये हो गया। इक्वल टू कितना है? इक्वल टू है 25.3। तो होगा 2x² जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x², इधर 5 6 5 11, 6 5 11 और 8,
11 8 19x माइनस का 19x हो गया, 6 5 11 8 19x हो गया और प्लस का 20 हो गया। और नीचे कितना है, नीचे है x का x में गुणा किया तो x स्क्वायर, x का 3 में गुणा किया तो 3x, -4 का x में गुणा किया तो -4x, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 4 3 12 इक्वल टू है 25.3। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर और माइनस का 19x प्लस का, ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 4 में करो, 3 चक्कू 12 यानी 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर और 19 3 57 यानी 57x और 20 3 60 प्लस का 60 बनेगा इक्वल टू 25 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 25x स्क्वायर, 25 का x स्क्वायर में गुणा किया तो 25x स्क्वायर, 25 3 75, 25 3 75 क्यों 4 3 7x होगा, 25 7 कितना होता है 7 35 5 3 7 में 14 3 17 मतलब 175x, तो माइनस का 175x। फिर 25 और 12 का गुणा करें तो 25 दूनी 50 का 0, यहाँ से लगे 5, 25 सेकंड 25 और 5 30 यानी 300, तो ये 300 बन गया इस प्रकार। अब देखो 25x में 12x स्क्वायर चला गया, 25 में 12 गया तो कितना बच गया 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर। इसी प्रकार 175 में से माइनस का 57 गया तो माइनस 175 में 57 जा रहा है, 5 15 में 7 गया 8 और इधर 17 में से 5 गया तो 17 में से 5 गया है, कुल मिला के 175 तो 57 गया तो बचेगा 118, तो माइनस का 118x। फिर 300 में से 60 चला गया तो बच गया 240, तो काहे का 240 प्लस का 240 और इक्वल टू 0 इस प्रकार। अब इसको द्विघातीय सूत्र से हल करना है। इससे पहले भी हमको देखना है कि प्रकृति कैसी है मूलों की, तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति के लिए फार्मूला लगाते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का काम क्या कर रहा है -118 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई ए का काम क्या कर रहा है 13 इंटू सी का काम क्या कर रहा है 240, तो 24, तो ये तो आ गया 13,924, माइनस में प्लस ही रहेगा। इधर करेंगे तो कितना बनेगा 12,480, इधर बनेगा 12,480। अब क्या करेंगे 13,924 में से 12,480 को घटा देंगे, तो 13,924 में से घटा देंगे 12,480 को, तो बचेगा 4, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 8 में से 4 गया 4, 13 में से 12 गया 1, 1444, तो इधर तो बच गया 1444, ये बच गया। ठीक है, देखते हैं इसके आगे वाले स्टेप में क्या होता है। तो 1444 जो है ना वो पॉजिटिव है, 1444 होने के कारण इसके मूल कैसे होंगे, मूल होंगे आपके वास्तविक तथा भिन्न, अतः मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अब क्या करेंगे द्विघातीय सूत्र लगा करके इसको हल करना है, तो द्विघातीय सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। अतः द्विघातीय सूत्र से, क्योंकि द्विघात समीकरण प्राप्त करना था, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, उसके बाद मूल भी पता चल गए। अब द्विघातीय समीकरण से, अतः द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र क्या होता है, द्विघातीय सूत्र इसमें जो कांस्टेंट वो जो चर राशि चल रही है वो x है, तो x के इक्वल टू सूत्र को लेके चलेंगे। तो सूत्र होता क्या है, सूत्र x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और पान में 2a, ये है सूत्र। तो फिर हो कितना जाएगा, हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो b का काम इसमें क्या कर रहा है -180, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 118 प्लस का रहेगा और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने पहले ही निकाल दिया है 1444, तो यहाँ पर रख देंगे 1444 और पान में कितना हो जाएगा 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई ए का काम कितना कर रहा है 13, ए का काम कर रहा है 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 118 प्लस माइनस 1444 किसका वर्गमूल होता है समझ रहे होंगे,
1444 यानी 3 3 9 और 8 8 64 यानी 38 का होता है ये। नीचे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। तो x इक्वल टू आ जाएगा 118। पहले प्लस चिन्ह लेने पर, पहले हम लोग ले लेंगे प्लस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे, अब हम ऊपर लगा रहे हैं इसको क्वेश्चन को, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना बनेगा 118 और 38 को जोड़ देंगे। तो 118 और 38 जोड़ा, 8 8 16 यहाँ से लगा 1, तो यहाँ हो गया 2, 3 2 5 हो गया, और इधर 156 हुआ। तो 156 बटे 26, 13 दूनी 26, 13 1 13, 13 दूनी 26 और दुछंग 12। तो फिर x इक्वल टू कितना आ गया 6। x इक्वल टू आ चुका है 6, ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार माइनस चिन्ह ले करके हल कर लेंगे आप लोग, ऐसी उम्मीद है। माइनस चिन्ह लेने पर आप लोग इसे हल करेंगे। तो चलो माइनस चिन्ह लेने पर इसको हल करते हैं, यहाँ मिटाते हैं। फिर पॉज करके आप लोग इसे देख लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लिया था तब x इक्वल टू 6 आया था। अब माइनस चिन्ह लेंगे तब कितना आएगा देखिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा 118 और माइनस का 38 और अपान में कितना रहेगा, अपान में है 26, अपान में है 26। हल करते हैं तो फिर 118 में से 38 चला गया, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 8 3 11 होता है। तो कितना बच गया 80/26। कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 चक्कू 8, यानी आ जाएगा 40/13। तो ये माइनस चिन्ह लेने पर आ गया। तो यही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है बीपीटी थ्योरम है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। 6 का खा पार्ट, ये है आपकी बीपीटी थ्योरम। कोई त्रिभुज है, इस मान लो त्रिभुज ABC है और इस ABC त्रिभुज में BC के समांतर एक भुजा खींची गई है। ये दो भिन्न भुजाएं हैं AB और AC। ये भिन्न बिंदुओं पर ये भिन्न भुजाओं पर दो भिन्न बिंदु हैं D और E। तो इस प्रकार ये जो D है वो BC के पैरेलल है, ये इसमें बताया गया है। D जो है वो BC के समांतर है। अब आपको ये प्रूव करना है कि D और E क्या करते हैं, इन भुजाओं को क्रमशः समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात AD/DB = AE/EC हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जो दिया है और जो सिद्ध करना है वो तो आपको मालूम ही है। डायरेक्ट हम उपपद से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। उपपद, उपपद से लगाने से पहले इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना कर लेंगे हम, रचना बताए दे रहे हैं किस प्रकार होगी। रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B को E से मिलाना पड़ेगा, और C को D से मिलाना पड़ेगा। B को E से मिला देंगे, C को D से मिला देंगे। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, बिंदु E से पूरे AB पर लंब डालेंगे, इसी प्रकार D से पूरे AC पर लंब डालेंगे। तो लंब डाला, मान लीजिए लंब हमने डाला है, ये तो हो चुका है ABCDE। अब हम लंब डालते हैं EF, और इधर हमने लंब डाला DG। ये दो लंब खींचे हैं। ये जो EF लंब है ये पूरे AB भुजा पर है, और ये जो DG लंब है पूरी AC भुजा पर है। तो ये चाहे बात लिखना चाहें तो लिखनी ज़रूरी भी है। जो काम रचना में किया है वो लिख लेते हैं कि EF लंब AB, रचना क्या की है उसको लिखते हैं। रचना में EF लंब AB तथा DG लंब AC, DG लंब AC खींचा, ये हमने रचना की है। अब आते हैं उपपद पर। उपपद में क्या करेंगे,
अनुपात में हम इनके क्षेत्रफल को पहले निर्धारित करेंगे, क्योंकि हमको तो AD अपन DB बनाना है, तो उसमें केवल एक ही फार्मूला लग सकता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो हाफ आधार गुणे ऊंचाई को समझते हुए हम इसमें काम करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे ADE और एक त्रिभुज ले लेंगे BDE। तो ADE और BDE लेने से फ़ायदा ये मिलेगा कि AD और BD दोनों मालूम हो जाएगा, या हम DBE कह दें तब भी काम चलेगा। तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में, ADE तथा त्रिभुज BDE में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कहो या फिर DBE कहो, बात एक ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE मालूम करेंगे। इसमें फार्मूला केवल एक ही लग सकता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। नीचे भी वही फार्मूला लगेगा, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो हाफ आधार तो पूरा ही है ना, इसमें AD में आधार देंगे। AD में आधार कितना है, AD, और ऊंचाई मीन्स लंबाई, मीन्स जो लंब डाला है, लंब कितना डाला, EF। इसी प्रकार हाफ आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें आधार क्या रह गया, DBE में आधार क्या है, DB, और लंब तो एक ही पड़ा है ना, EF, लंब तो एक ही है, EF, तो हो गया EF से EF कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हो गया AD अपान DB। तो ये तो आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और अपान में आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब इसी प्रकार इसमें ADE पुनः AED लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, नीचे लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर AED लिया है तो इस हिसाब से इधर EC बन जाए, तो इस प्रकार त्रिभुज लेना चाहिए, त्रिभुज लेंगे EDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। तो सूत्र इसमें वही लगेगा, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो AED में आधार क्या रहेगा, AE, आधार क्या रहेगा AE, और ऊंचाई क्या रहेगी, ऊंचाई इस पे पड़ी है DG। इसी पर नीचे देखें तो हाफ आधार गुणे ऊंचाई, इधर आधार क्या रहेगा, इधर आधार रहेगा EC, और ऊंचाई तो वही है DG। तो DG कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, आंसर आ जाएगा AE अपान में EC। इसे डाल देंगे इक्वेशन सेकेंड। एक 9th में हमने प्रमेय पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम क्या कहती थी कि एक ही आधार तथा दो समांतर भुजाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर होते हैं। तो आधार एक ही है DE, इस DE आधार पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, देखें कौन कौन से हैं, एक है DBE और एक है EDC। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर हो जाएंगे 9th की प्रमेय अनुसार। तो प्रमेय से क्या होता था, 9th की जो प्रमेय थी उससे क्या होता था कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर होते हैं। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC या ECD। इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये दोनों के एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जहाँ पर ECD है या EDC है, बात एक ही है, EDC लिखना चाहूँ EDC भी लिख सकते हैं, ECD लिखना चाहूँ ECD भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पर EDC है वहाँ पर DBE हो सकता है, तो DBE से DBE कैंसिल हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए देखो ध्यान से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा कि ADE अपान DBE तो सही है। अब जहाँ पर AED है ना, जहाँ पर ADE है, AED को है, ADE को बात एक ही है, तो इसे तो कैंसिल हो जाएगा। अब ADC के स्थान पर DBE आ जाएगा और DBE से DBE भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा ही पार्ट चला जाएगा। बचेगा क्या, AD अपान DB और AE अपान EC। तो क्या बच गया, AD अपान DB इक्वल टू बच गया AE अपान EC।
AE/EC, और यही हमें प्रूव करना था। डेट्स ऑल। प्रूव्ड हुआ। नोट इट डाउन। देखते हैं छात्रों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक धात्विक गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर है 6 का ग पार्ट। देखिए, धात्विक गोले माना धात्विक गोले की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, माना धात्विक गोले की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर तथा बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर है। इसलिए देखो, व्यास दिए हैं तो स्मॉल 2r बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो केवल r बराबर 2 2 जा 4 यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर इधर कैपिटल 2r बराबर जो कि बाह्य व्यास है, कैपिटल 2r क्या है? बाह्य व्यास है। अब वो 8 सेंटीमीटर है, बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो 2 4 जा 8, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और शंकु का भी व्यास यही है, शंकु का व्यास। अब चूँकि शंकु का व्यास भी 8 सेंटीमीटर है तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसको भी कैपिटल 2r कह दें। कैपिटल 2r 8 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर हो गया कितना? 4 सेंटीमीटर। तो दोनों में वही बात बन गई, कैपिटल आर दोनों में बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और नहीं तो इसको आर डैश कह देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आर डैश कह दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न में ये बोला गया है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न में ये बोला गया है कि गोले को पिघलाया गया, बनाया गया शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो धात्विक गोले को पिघलाया गया, गोला कैसा होगा? धात्विक गोला है, तो धात्विक गोले का आयतन बराबर किसके आयतन बराबर होगा? शंकु के आयतन बराबर होगा। तो धात्विक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू, ये होता है। और जबकि शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, आर डैश है इसमें। तो क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर इंटू एच, शंकु का आयतन। शंकु बनाया जा रहा है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो बचा क्या है? 4 कैपिटल आर कितना है? 4 4 4 जब 16, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, और माइनस स्मॉल आर कितना है? स्मॉल आर 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार आगे देखते हैं, आर डैश कितना है? 4 है, तो 4 चक्कू 16 मल्टीप्लाई बाई एच, इस प्रकार। तो इसको तो ऐसे कैंसिल कर दिया, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 64 में से 8 गया, तो 14 में से 8 गया 6, और इतना 5 बचे 56 बच गया। और इधर कितना बचा है? 4 इंटू एच, कैंसिल कर दो, 4 1 4, 1 बच गया, 16 हो गया, 4 चक्कू 16, यानी एच इक्वल टू आ गया है 14 सेंटीमीटर। एच इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ में क्या बोला गया है, अब उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में बताया गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है, कुल बारंबारता 230 है, तो F1 और F2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 6 का घ पार्ट, बारंबारता बंटन बनाते हैं। इसमें क्या है? वर्ग अंतराल दिया है ये, उसके बाद दिया है बारंबारता दी है, अब इसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसमें संचयी बारंबारता, तो फिर वर्ग अंतराल के शुरू में दिया है 10 से 20, 20 से 30, कुल 17 से 80 तक है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, इस प्रकार ये वर्ग अंतराल दिया है। उसके बाद बारंबारता 12, 30 F1, 12,
मतलब 12 30 F1 12 30 F1, फिर है 65 F2 65 F2, फिर है 26 18 26 और 18, इस प्रकार ये F1 है। अब हम क्या देखेंगे, अब संचय बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, 12 को तो ऐसे रखा रहने देंगे, 12 को तो ऐसे रखेंगे, और 12 में 32 जोड़ा तो हो गया 42, और 42 में F1 को जोड़ दिया तो हो गया 42 प्लस F1, और 42 F1 में 65 को जोड़ दिया तो 5 और 2 7 और 6 और 4 10, यानी 107 प्लस F1, 107 प्लस F1 हो गया। मैं F2 जोड़ दिया तो हो गया 107 प्लस F1 प्लस F2, इसका इसमें जोड़ दिया 26 तो कितना होगा, 107 में 26 जोड़ेंगे तो 7 6 13 3 से लगा 1 2 और 1 3 133 होगा, 7 6 13 3 से लगा 1 और 2 और 1 3, मतलब 133 हो गया। तो 133 प्लस F1 प्लस F2 ये हो गया, और इसमें भी 18 को जोड़ दिया। 107 में ऐसा हुआ ना कि ये इतना प्राप्त हो गया, और इसमें इसको इसमें जोड़ाना है तो इतना प्राप्त हुआ, इसमें हाँ ठीक तो है, ये 107 में ये जोड़ा, ये प्राप्त हुआ। इस अब क्या होगा, अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 133 में 18 को जोड़ दिया। जब 18 जोड़ेंगे तो 8 3 11 के एक हाथ से लगा 1 तो 4 और 1 5 1, 8 3 11 के एक हाथ से लगा 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 और 1, यानी 151 और प्लस का F1 151 प्लस का F1 प्लस का F2। अच्छा ये जोड़ सही होगा, अगर इसका जोड़ सही होगा तो इसको जोड़ते हैं, पहले कितना होता है देखते हैं। 8 6 14 5 19 19 और 2 19 और 2 21 21 का एक हाथ से लगे 2 तो हो जाएगा 3 3 6 6 12 2 14 और 1 15, सही है, तो फिर बिल्कुल सही है। और इसका बारंबारता का योग तो पहले से ही दे रखा है, बारंबारता का योग कितना दे रखा है 230, तो इसका मतलब ये हो गया कि 151 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है 230। तो F1 प्लस F2 निकालेंगे तो F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 230 माइनस का 151 माइनस का 151, तो बनेगा जाकर F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 230 में से 151 घटा देंगे तो 230 में से 151 घटा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 12 में से 5 गया 7 7 5 12 और 1 में से 1 जाएगा नहीं 79, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा है 2 तो 12 में से 5 गया 7, हाँ यहाँ 1 में से 1 जाएगा नहीं तो 79 बच गया, तो 79 ये बच गया, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है कि माध्यिका 46 है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं, ये अपवर्त है माध्यिका, तो माध्यिका 46 है, तो 46 किसके अंदर पड़ेगा, 46 पड़ेगा आपका 40 और 50 के मध्य में, 40 और 50 के मध्य में पड़ेगा। तो इसमें L1 कितना हो गया, L1 हो गया 40, L2 कितना हो गया, L2 हो गया आपका 50, स्मॉल f कितना हो गया 65, हाँ 65, और इसके बाद CF कितना हो गया, CF आपका बन गया जा करके 42 प्लस F1, 42 प्लस F1, तो इसलिए माध्यिका यमी बराबर फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n अपॉन 2 माइनस CF, ये फार्मूला।
ये सी एफ है। तो फार्मूला लगा देंगे तो L1 कितना है, माध्यिका है 46, तो यहाँ माध्यिका रख दी। और L1 कितना है, L1 है 40 प्लस L2 माइनस L1, मतलब 50 में से 40 गया, 50 40 गया 10, और नीचे F कितना है, F है 65 n/2। तो n की बात करें बारंबारता कितनी थी 230, तो 230 थी बारंबारता जो कि n था, और 2 करेंगे तो कितना 2 बन जा 2 बन जा 2 2 एकन 2 2 एकन 2 2 एकन 2 2 पंजे 10 115। तो n/2 कितना है 115 माइनस सी एफ। अब सी एफ की बात करें तो सी एफ कितना है 42 प्लस F2, तो माइनस का 42 और माइनस का F2 इस प्रकार। ये प्लस 40 है, 46 में 40 चला गया, कितना बचा गया 6 इक्वल टू इधर कितना बचा है 10/65। इधर देखें तो बचा है 115 में से 42 गया, 115 में से 42 गया, 5 में 2 गया 3, 11 में 4 गया 7, 7 4 11, 5 2 गया 3 और 11 में 4 गया 7, 7 4 11 73 माइनस का F2, ये F2 है 73 माइनस का F2, ये बच गया। 65 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, 10 का इधर कर दें तो कितना बनेगा जा करके 65 का इधर कर लूँ, 6 35 के 0 वहाँ से लगे 3, 36 और 3 39 390, 6 35 के 0 वहाँ से लगे 3, 36 और 3 39, 10 का इधर कर दो तो बन जाएगा 730 और माइनस का 10 F2। तो अब घटाते हैं तो 390 माइनस का 730 इक्वल टू माइनस का 10 F2। 730 में से 390 गया, 730 में से 390 निकल गया तो 0, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 6 में से 3 गया 3, 340, 0, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, 340। तो ये माइनस का 340 बचा, उधर माइनस का 10 F2 बचा, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो F2 इक्वल टू आ गया 34, F2 इक्वल टू आ गया 34, ठीक है F2 34 आ गया। अब F1 की वैल्यू निकालें तो F1 कितना आ जाएगा समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से F1 प्लस F2 इक्वल टू 79 है, तो F1 की वैल्यू रख दी 34 प्लस F2 इक्वल टू कितना है 79, तो F2 इक्वल टू आ जाएगा 79 में से घटा देंगे 34, तो 79 में से 34 गया, 9 में से 4 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45। अब अगर आपको इसका वेरिफिकेशन करना है कि F2 और ये सही आंसर है कि नहीं है तो यहाँ पर रख के देख लीजिए और जोड़ दीजिए। तो ये कितना है 34 है, तो F1 के स्थान 34 रखेंगे, मान लो हमने F1 के स्थान पर 34 रख दिया, ठीक है, और F2 के स्थान कितना आ गया 45, तो यहाँ पर रख दिया हमने 45। अब जोड़ेंगे और जोड़ने पर अगर ये देता है 230 तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो देखते हैं 5 4 9, देखो कितना है 12 है 30 है, F1 कितना आया, F1 आया 34 आया है, और F2 कितना आया 65 आया है, फिर आया 45 आया है, उसके बाद 26 है और फिर कितना है 18 है। जोड़ते हैं 8 6 14 5, 8 6 14 5 19 5 24 4 28 2 30 के 0 वहाँ से लगे 3, तो हो जाएगा 4 3 7 3 10 6 16 4 20 तो 22 1 23 230 हुआ। तो आंसर बिल्कुल राइट है एकदम, तो आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, प्लीज़ नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में खंड तो सभी करने हैं बट अथवा दिए गए हैं, तो जब अथवा दिए गए हैं तो हम लोग ऐसा चूज करते हैं एग्जाम की 10 से जो हमारे लिए सरल हो। तो 7 का अथवा वाला ज़्यादा सरल है, 2 ही पार्ट करने हैं टोटल में, तो 2 पार्ट करने हैं तो 7 का अथवा करते हैं, 7 का अथवा पार्ट, क्योंकि उसमें समय भी नहीं लगेगा और सवाल भी जल्दी हो जाएगा। तो 7 का अथवा वाला क्या है देखते हैं। बताया गया कि 2 अंकों का योग 8 है, उनके वितरणों का 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना दोनों संख्याएं x और y हैं,
माना दोनों या दोनों संख्याएं क्या बता संख्याएं क्या थी, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया ये गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन डालो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन प्रथम शर्त से बताया गया है कि अंकों का योग 8 है, इन दोनों का योग 8 है, यानी x + y = 8 है। इसको डाल देंगे समीकरण 1। फिर बोला गया उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। व्युत्क्रम कहें तो उल्टा है, यानी x का उल्टा 1/x और y का उल्टा 1/y। ये कितना दिया है 8/15 दिया है, ये हमको दे दिया है 8/15। तो क्या करेंगे, x बन जाए x, y बन जाए y, तो हो जाएगा x + y और अपान में कितना हो जाएगा x y और इक्वल टू कितना है 8/15। तो x + y = 8 है, तो यहाँ पर 8 रख दिया, यानी 8/x y = 8/15। तो 8 से 8 कैंसिल कर दिया, तो 8 से 8 कैंसिल कर दिया, तो x y = कितना आ गया 15। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं। अब जो है एक फार्मूला मालूम होगा, चूँकि हम जानते हैं कि x - y का होल ऑफ स्क्वायर क्या हुआ करता है, x - y का होल ऑफ स्क्वायर हुआ करता है x + y का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4xy, यही तो हुआ करता है, क्योंकि a² + b² + 2ab और ये है माइनस। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x - y का होल ऑफ स्क्वायर, x - y का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x + y कितना है 8, तो यहाँ पर रख दिया 8, तो 8 का स्क्वायर -4 × xy कितना आया 15। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कुछ हल करते हैं। 8 × 4 = 64, 15 × 60, 64 में 60 गया कितना जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा x - y = आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर रखते हैं। x - 4 किसका वर्गमूल होता है +-2 का, तो +-2 आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे x - y = 2 लेंगे। अब इसको डाल दिया समीकरण 2, देखो इसको 1 डाला, इसको 2 डाल दिया। समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से देखना। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं। y से y कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा और 2x = 10 हो जाएगा। 2x = कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x = 5 हो जाएगा। डायरेक्ट हमने किया है, जहाँ ना समझ में पूछ लेना, ये डायरेक्ट किया है। देखो ना, y से y कैंसिल हो गया, x 2x हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 बच गया, यानी x = 5 आ गया। जब x = 5 है तो y = कितना आ जाएगा, x का मान 5 रखेंगे तो 8 में से 5 गया 3, तो y = 3 आ गया। तो इस प्रकार ये डायरेक्ट मान निकालने हैं x और y के, x 5 है y 3 है। वेरिफिकेशन करना चाहो तो यहाँ पर रखो, दोनों बराबर हैं। तो ये तो हम प्लस चिन्ह लेकर चले तब आया। अब अगर हम x - y = -2 लेकर चलते तब भी आंसर आ जाता, आंसर तब भी आ जाता। देखो कैसे, पहले तो -y से +y कैंसिल, x 2x हो गया और ये जो +8 था ना, x कितना हो गया, x 2x हो गया, x 2x हो गया। y से y कैंसिल हो गया है, x 2x हो गया है। उधर जोड़ेंगे तो 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 2 3 6, यानी x = 3 आया। इस हिसाब से x = 3 आया है। चलो ठीक है, x = 3 आया तो x 3 रखेंगे तो y = 5 आ जाएगा, तब y = कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी सही है, क्योंकि 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लग गया, बड़ा ही सरल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का, या ऐसे समझे, खा नंबर है 7वें का खा नंबर, 7 का खा नंबर। बोला गया है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। तो एक मंदिर है, ये मंदिर 15 मीटर ऊंचाई का है। ये मंदिर कितनी ऊंचाई का है 15 मीटर ऊंचाई का है। हम जानते हैं कोई मंदिर जो होगा वो किसी सड़क पर खड़ा होगा या कहीं पर खड़ा होगा, किसी आधार पर खड़ा होगा। ये मंदिर हुआ, ये किसी आधार पर खड़ा है। एक इसी तरफ एक मकान है, ये मकान हो गया, ये मंदिर हो गया। मकान स्वाभाविक रूप से थोड़ा ऊंचा रहेगा, ठीक है। माना मकान की ऊंचाई जो है वो कैपिटल H मीटर है या स्मॉल h मीटर है, स्मॉल h ही मीटर मान लो, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मंदिर की तो ऊंचाई दे दी गई है, स्मॉल h मीटर मान ली, ठीक। बोला ये गया है कि सड़क के शीर्ष से दूसरे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये भवन का शीर्ष है, इससे जो उन्नयन कोण ये बन रहा है ये 30 अंश है यहाँ पर। तो ये उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें यहाँ पर भी आधार डालना पड़ेगा। ये आधार डाल दिया, ये 30 अंश हो गया। ये आधार डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उन्नयन कोण बनाना है। बता रहा भवन के पाद का अवनयन कोण 45 डिग्री है। ये भवन का पाद है, नीचे भवन का पाद है, इसका अवनयन कोण है 45 डिग्री।
तो यहाँ पर 45 डिग्री बना दिए। अगर ये अपनन कोण 45 डिग्री है तो उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री नीचे से, तो इस प्रकार ये हो गया। तब सिद्ध करना है कि 5 ब्रैकेट में 3 + 3√3 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, ये 15 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी ऊंचाई, 15 मीटर। तो ये 15 मीटर हो गई। अगर पूरी h मीटर है तो h में से 15 गया तो h - 15 मीटर। h - 15 मीटर ये ऊंचाई हो गई। ओके, अब इनको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, इसे D और इसे E। ये हमने नाम दे दिए अपने मर्जी से। तो माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। तो देखते हैं, अब ले लेंगे त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में क्या देखते हैं, tan 30 = सूत्र तो मालूम है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, h - 15 और आधार कितना, आधार मालूम नहीं तो आधार मान लेंगे x मीटर। आधार मान लिया x मीटर, आधार हमने कितना मान लिया x मीटर, नीचे tan 30 मान कितना होता है 1/√3 = h - 15 और अपान में कितना है x बन जा x। √3 का h में गुणा करें कितना हो जाएगा, √3h और 15 का √3 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 15√3। डाल दिया समीकरण 1, इसे डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब लगा देंगे त्रिभुज CDE में। त्रिभुज CDE में tan 45 डिग्री = फिर से लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना है, लंब है 15 और आधार कितना है x। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 15/x। x बन जा x = 15 मीटर। x = आ गया है 15 मीटर। अब क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 15 मीटर रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x = 15 है तो यहाँ पर रख दिया 15, तो 15 रखेंगे। 15 = कितना हो जाएगा, √3h - 15√3। 15 = हो जाएगा √3h - 15√3। तो ये माइनस का है, इधर कितने आ जाएगा, प्लस में। तो 15 + 15√3 है इक्वल कितना हो गया, √3 × h। ठीक है, इधर 15 कॉमन ले लेंगे, इधर ले लिया 15 कॉमन, तो कितना बच गया, इधर बच गया 1 + √3 अपान में √3, 1 + √3 अपान में √3। अब क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा, देखो √3 का गुणा 3 होगा और 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इस √3 का भीतर गुणा कर देंगे। इस √3 का भीतर गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, √3 की बन जा √3 बन जा √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3। तो यही हमें प्रूव करना था, 3 × √3 होगी। तो यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, प्रूफ। तो इसका छात्रों आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पेपर 822 HI था, ये पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है। धन्यवाद।